Hello everyone, this is Vijeta. Once again, I welcome everyone on my channel Vijeta EduTalk. आज मैं फिर से आप सबों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ। ये चैप्टर क्लास 10 की किताब फर्स्ट फ्लाइट से है। ये चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ये चैप्टर 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। आज हम लोग पार्ट 1 करने वाले हैं इसका, दैट इज़ अ बेकर फ्रॉम गोवा। जब हम अपने देश के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत ढेर सारे लोगों, बहुत ढेर सारे जगहों के बारे में बहुत ढेर सारी छवियां आती हैं। आप में से बहुत लोग भारत के कई हिस्से में भ्रमण भी कर चुके होंगे। वहाँ के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के नाम भी आप लोग बता सकते हैं, वहाँ की खासियत भी आप लोग बता सकते हैं। इस चैप्टर में आप जान पाएंगे कि भारत का एक ऐसा हिस्सा जहाँ पर पुर्तगालियों का प्रभाव था। तो आइए, जहाँ बेकर यानी जो केक बनाते हैं, वैसे लोग बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, वो है गोवा। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। This is a pen portrait of a traditional Gaon village baker who still has an important place in his society. ये जो शब्द चित्र है, ये पारंपरिक गोवा के गांव के ब्रेड बनाने वाले का है, जिसका उसके समाज में आज भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Reminiscing means याद, nostalgically means अतीत की यादें, पोर्चुगीज यानी पुर्तगाली। हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो अक्सर अपने बीते हुए कल के बारे में बात करते, विचार विमर्श करते हुए सुनाई पड़ते हैं। अपने अपनी अतीत की यादों के बारे में बात करते हुए सुनाई पड़ते हैं। तो आज अ, ये जो वहाँ के लोग हैं, गोवा के लोग हैं, ये अपने पुर्तगाली और अपने प्रसिद्ध लोव्स ऑफ ब्रेड यानी पाव के टुकड़े, जो आप लोग पाव रोटी खाते हैं ना, वो पाव के टुकड़े के बारे में हमेशा बात करते हैं, अपने अतीत के बारे में बात कर रहे हैं। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. उन टुकड़ों को खाने वाले शायद समाप्त हो गए, वैनिश्ड यानी समाप्त हो जाना या गायब हो जाना, शायद समाप्त हो गए हैं, लेकिन उन्हें बताने वाले अभी भी वहाँ पर हैं। We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. जब हम लोग केक बनाते हैं या पावरोटी बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं, उसका एक मिक्सचर बनाते हैं। मोल्डर्स यानी सांचे में ढालने वाला, वैसे लोग जो सांचे में ढालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस मिक्सचर को मिक्स करते हैं, उसके बाद सांचे में ढालते हैं और उसके बाद पावरोटी को क्या किया जाता है, बेक किया जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे बीच अभी भी उन सामान को मिक्स करने वाले, सांची में ढालने वाले और टुकड़ों को पकाने वाले लोग उपस्थित हैं। Those age-old time tested furnaces still exist. फर्नेस यानी भट्टी। वो जो पुराने तरीके से या पारंपरिक तरीके से पाव बनाने वालों की जो लट्ठे है, वो आज भी, वहाँ जो भट्टी है वो आज भी एग्जिस्ट करती है, आज भी वहाँ पर उपस्थित है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बिन एक्सटिंग्विश्ड। भट्टी की अग्नि जो है वो अभी तक बुझी नहीं है। एक्सटिंग्विश्ड यानी बुझना। The thud and jingle of reminiscing, nostalgically thinking fondly of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Herald यानी सूचना देना या सूचित करना। ये जो पारंपरिक तरीके से पाव बनाने वाले जो लोग हैं, उनको उनके पास एक लट्ठा होता था, एक बैम्बू का स्टिक होता था, जिसको ये लोग लट्ठा कहते हैं। उसकी जो आवाज़ है, उसका जो थड है,
और उसके ऊपर में छोटे छोटे घुंघरू बंधे होते थे, जिस वजह से जब भी वो बेकर या बेकर ही कह सकते केक बनाने वाले को, बेकर जब उस लट्ठे को जमीन पर मारता था तो एक थड की आवाज होती थी और एक जिंगल की आवाज होती थी, घुंघरुओं के बजने की आवाज होती थी, छनछनाहट होती थी। ये क्या होता था? ये सुबह उसके आगमन की सूचना देता था सभी को। अभी भी ये आवाज कई स्थानों पर सुनाई दी जाती है। Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. ऐसा हो सकता है कि शायद पिता जीवित ना हो, लेकिन उसका जो बेटा है वो अभी भी परिवार के इस बिजनेस को, इस फैमिली प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहा है। These bakers are even today known as padder in Goa. इन पाव बनाने वालों को आज भी गोवा में पैडर कहा जाता है। बेकर को वहाँ क्या कहा जाता है? पैडर कहा जाता है। During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. यहाँ पर लेखक कहते हैं कि गोवा में हमारे बचपन के समय में पाव बनाने वाला हमारा दोस्त, हमारा कंपेनियन यानी साथी, गाइड यानी मार्गदर्शक हुआ करता था। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। वह दिन भर में कम से कम 2 बार आता था। Once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. एक बार वह सुबह आता था जब वो अपने बेत की टोकरी को लेकर निकलता था, और फिर दोबारा वो शाम को आता था जब वो अपनी बड़ी सी टोकरी खाली करके, एम्प्टी यानी खाली खाली करके वापस लौटता था। The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके उसके जो लट्ठे की छनछनाती हुई आवाज़ और थप थप की जो आवाज़ आती थी वो हमें नींद से उठा देती थी, और हम उससे मिलने, उसे विश करने, उसका सत्कार करने के लिए भागते। Why was it so? ऐसा क्यों था? Was it for the love of the loaf? क्या ये ऐसे पाव के टुकड़े के स्नेह के कारण था? Not at all. बिल्कुल नहीं। The loaves were bought by some Paskin or Bastin, the maid servant of the house. पाव के टुकड़े तो कोई पास्किन या बास्तिन नाम की जो नौकरानी होती थी घरों की, उनके द्वारा खरीदे जाते थे। What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. हमें किस चीज़ की चाहत होती? हम तो जो चाहते थे वह होती थी पाव की चूड़ियाँ, ब्रेड बैंगल्स, जो गोल गोल होते हैं, बिल्कुल चूड़ियों की तरह। और हम इसे बहुत केयरफुली, बहुत सावधानी से चुनते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। कभी कभी ये विशेष प्रकार से बनी मीठी डबल रोटी भी होती थी। The baker made his musical entry on the scene with the झंग झंग sound of his specially made bamboo stuff. पाव बनाने वाले में जो झंग झंग की आवाज़ होती थी, उस दृश्य के साथ उसका हमेशा आगमन होता था। और ये जो लट्ठी थी ये बैम्बू स्टफ, मतलब बैम्बू का बना हुआ होता था, बांस का बना हुआ होता था। One hand supported the basket in his head, and the other banged the bamboo on the ground. वो एक हाथ से उसके सिर पे जो टोकरी होती थी उसको पकड़ा होता था या उसको सहारा दे रहा होता था, और दूसरा हाथ जो लट्ठा पकड़ा हुआ होता था उसको फर्श पर बजा रहा होता था। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. वो घर की जो स्त्री होती उसको सुप्रभात कहकर उनका सत्कार करता और फिर अपनी टोकरी को सीधे खड़े लट्ठे पर टिका देता। But we would sorry we kids would be
pushed aside with a mild rebuke. माइल्ड यानी हल्का, रिब्यूक यानी डांट डपट। और इतने में हम सभी बच्चे जो उसको घेर कर खड़े होते थे, उनको हल्की डांट के साथ एक तरफ धकेल दिया जाता। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। और जो लोव्स होते थे, पाव होते थे, वो घर के नौकर को दे दिए जाते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम तब भी नहीं मानते थे। We would climb a bench or a parapet and peep into the basket somehow. हम एक किसी बेंच पे, पैरापेट यानी मुंडेर पे खड़े हो जाते और उस पर चढ़ के हम लोग टोकरी के अंदर झांकने की कोशिश करते थे किसी भी तरह से। I can still recall the typical fragrance of those loaves. Fragrance यानी खुशबू। मैं आज भी मुझे अभी भी उन पावों की अलग सी मीठी खुशबू याद है। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। पाव के टुकड़े जो होते थे बड़ों के लिए होते थे, और जो ये छल्ले होते थे, ब्रेड बैंगल्स, ये बच्चों के लिए होते थे। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. और तब हम उस समय हमें अपने दांत को मंजन करना या मुंह को धोने की भी परवाह नहीं होती थी। एंड वाई शुड वी? और हम क्यों इतनी परेशानी क्यों मोल लें और करें क्यों? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? Pluck यानी तोड़ना। कौन आम के पत्तों को दांत की ब्रश बनाने के लिए तोड़ने की परेशानी मोल ले? एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल? और ये इतना करना क्यों नेसेसरी है, क्या ज़रूरी है? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। टाइगर कभी अपने दांतों को ब्रश नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। गरम चाय आखिरकार सब कुछ अच्छी तरह से धोकर साफ कर देगी। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the ball. शादी में दिए गए जो मीठी डबल रोटी थी, वो उसके बिना उपहार बिल्कुल अधूरा होता, और इसका नाम जिसे हम लोग बोल कहते। Just as a party or a feast loses its charm without bread. उसी प्रकार बिना डबल रोटी के कोई भी फीस्ट, फीस्ट यानी दावत, कोई भी दावत या भोज अपना महत्व खो देते। Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. इतना भी कहना बहुत नहीं है यह बताने के लिए कि एक गांव के लिए डबल रोटी बनाने वाला कितना महत्वपूर्ण था। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. घर की स्त्री को अपनी बेटी की सगाई के मौके पर सैंडविच ज़रूर बनाने होते। Cakes and bolinas are a must for Christmas as well as other festivals. Bolinas means आटे का बना हुआ एक प्रकार का छोटा या चपटा केक। तो केक्स और बोलिनास क्रिसमस और दूसरे पर्वों के लिए भी बहुत ज़रूरी होते। Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. इस वजह से एक गांव में पाव बनाने वाले की भट्टी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, एक तरह से अनिवार्य था। The baker or bread seller of those days had peculiar dress known as the kabai. उन दिनों पाव बनाने वाला या डबल रोटी बेचने वाला एक पिक्यूलियर यानी विशेष, विशेष प्रकार का एक ड्रेस पहनता, एक पोशाक पहनता था। इट वॉज अ सिंगल पीस ऑफ लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। ये जिसे इसे काबाई के नाम से जाना जाता, और ये एक लंबी सी फ्रॉक होती जो घुटने तक पहुंचती। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. अपने बचपन में हमने पाव बनाने वाले को एक कमीज और एक ऐसी पैंट पहने हुए देखा था
जो पूरी पतलून की लंबाई से थोड़ी सी छोटी होती और हाफ पैंट की लंबाई से थोड़ी सी लंबी होती। Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a padder. यहाँ तक कि आज भी कोई ऐसी निकर पहने जो घुटने से नीचे तक पहुँचती हो, तो उसे ये कमेंट ज़रूर मिलता कि वह पैडर की तरह ड्रेसअप हुआ है। The baker usually collected his bills at the end of the month. ये पाव बनाने वाले ज़्यादातर बिल अपने महीने के अंत में इकट्ठा करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। महीने का हिसाब किसी दीवार पर पेंसिल से लिखा जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। प्रॉफिटेबल मीन्स लाभदायक। पुराने दिनों में पाव पकाना एक लाभदायक व्यवसाय था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। बेकर और उसकी फैमिली कभी भी भूखे नहीं रहते। His his family and his servants always looked happy and prosperous. वह, उसकी फैमिली और उसके सर्वेंट्स हमेशा खुश और प्रॉस्पेरस दिखते। प्रॉस्पेरस यानी धनी या समृद्ध। Their plump physique was an testimony to this. उनका जो फिजिक था, उनका कह सकते हैं कि उनका भरा पूरा शरीर या उनका मोटा शरीर इस बात का एक खुला टेस्टिमनी था। टेस्टिमनी यानी साक्ष्य या प्रमाण। Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. आज भी किसी व्यक्ति का कटहल जैसा शरीर, कटहल कैसा होता है? एक भरा पूरा सा, आप उसको फ्रूट कह सकते हो। तो किसी भी व्यक्ति का कटहल जैसा शरीर को सरलता से पाव बनाने वाले के शरीर से तुलना आज भी किया जाता है। So here the chapter comes to an end. If you like my explanation and the way I explain, if it is so, please like my video, share it with others, and do subscribe my channel. आई होप कि आपने गोवा को अपने पुराने गोवा को अपने मन में ज़रूर उसकी कल्पना की होगी। वहाँ के बच्चे, वहाँ के लोग, वहाँ का जीवन पुराने समय में कैसा रहा होगा, इसकी कल्पना आप अपने मन में ज़रूर कर पाए होंगे। प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। थैंक्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर।